द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट, इस टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो होगा। ये सैम्पलिंग थ्योरी के यूनिट 2 में 13th लेक्चर होगा। इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को देखते हुए समझेंगे कि एट्रीब्यूट और प्रोपोर्शन क्या होते हैं। कुछ नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी होगा। इसमें मैं यहाँ पर पॉपुलेशन यूनिट्स जो U1, U2, UN से डिनोट किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसको समझेंगे और एक पिक्चर के माध्यम से इन पॉपुलेशंस को दो क्लासेज में डिवाइड किया गया है, इसको हम समझेंगे। इसके नोटेशंस और टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने डिफाइन किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कूल माइंड से इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखते जाइए और पेन और पेपर के साथ बैठे रहिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे पिछले वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अपने फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए वीडियो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सारे नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी पहले हम देखेंगे और इसकी जितने भी मैंने ऊपर में डिफाइन किया है उसकी एक समरी टेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं। समरी, नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल अरेंज्ड वे में ये सारे नोट्स एंड मटेरियल्स आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, सारी चीजों को देखना है, समझना है और समझते हुए अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलना है। जिस तरह से टीचर क्लासेज में पढ़ाते हैं उस तरह से मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। जब नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स को हम समझ लेंगे, उसके बाद हमारी बारी आती है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो थ्योरम नंबर 8 है, सैंपल प्रोपोर्शन P इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ P इज इक्वल टू P। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। इसके बाद कोरोलरी है, थ्योरम नंबर 9 है, इसमें हम इन दोनों थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वेरिएंस ऑफ P इज इक्वल टू कुछ ये होता है, वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ये सारे नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजी हम ऊपर के सेक्शन में देखेंगे। उन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और एक एक चीज आपको समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट है, एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द वेरिएंस ऑफ P इज, ये कुछ होता है, वेरिएंस ऑफ P कैप इज इक्वल टू n माइनस n डिवाइडेड बाई स्मॉल n। सॉरी, यहाँ पर कैपिटल N होगा और ये n माइनस 1 होगा। तो हम इस थ्योरम को भी यहाँ पर प्रूव करेंगे कि अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस ऑफ P कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू n माइनस n डिवाइडेड बाई कैपिटल N इंटू PQ डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये होगा वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। तो इस वीडियो में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इसके नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं और उस नोटेशन और टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड थ्योरम जो होंगे 8 और 9, इन दोनों में हम प्रूव करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट के केस में, और उस रिमार्क्स में जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। यहाँ से एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जितने भी ये रिजल्ट दिए गए हैं, ये सारे रिजल्ट भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप पहले से खुद से हैंड रिटेन नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है आपने इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ये चीजें आपको आज से 1 साल 2 साल के बाद समझ में आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस टाइप का मटेरियल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरा साथ देते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। किन्हीं लोगों का कुछ कमेंट आता है कि मैं वीडियो थोड़ी लेट से अपलोड करता हूं, तो ये मेरा भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं बहुत सारे वर्क करते हुए इसको अरेंज करता हूं, मटेरियल अरेंज करता हूं, नोट्स को प्रिपेयर करता हूं और किस तरह से मुझे प्रेजेंट करना है मैं सोचता हूं और फाइनली जब कंप्लीट होने के बाद मैं वीडियो को अपलोड करता हूं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नोट्स अवेलेबल करा पाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट ये क्या होता है। इसके इंट्रोडक्शन का पार्ट हम देखते हैं और इंट्रोडक्शन में कुछ समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक
which cannot be measured numerically is known as an attribute। आपने अपने बीएससी या बीए में स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट ये चैप्टर पढ़ा होगा। ये कुछ वहीं से ली गई लाइन है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक विच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, किसी भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मेजरमेंट न्यूमेरिकली ना किया जा सके वो कहलाता है एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, आइडियल, ईटीसी। ये आपको मालूम है, बस मैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसको रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, इन मेनी सिचुएशंस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी बट वी मे पॉसिबली क्लासिफाई द पॉपुलेशन इनटू वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स अंडर स्टडी। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन हम उस पॉपुलेशन को अलग अलग क्लासेस में उनके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम वहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये क्या मीनिंग रखता है। 10. Beside estimating the population mean for total, we are often interested in estimating the proportion or the number of units in the population possessing a particular attribute। हम पॉपुलेशन टोटल को ना फाइंड करके उसके प्रोपोर्शन को ही निकालते हैं और उस प्रोपोर्शन से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसमें किस टाइप के एट्रीब्यूट हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है एट्रीब्यूट एंड प्रोपोर्शन के लिए। ये मैं जो नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके रिटन मटेरियल के लिए भी है। आप यहाँ से टोटल नोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी पर नोट करके इसको याद कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं, इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तरीके से गेन कर सकते हैं। ये आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए 101% काफी होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एट्रीब्यूट एंड प्रोपोर्शंस, इसका हम देखते हैं। इन मार्केट रिसर्च स्टडी द रिस्पॉन्सेज ऑफ कंज्यूमर्स आर बेस्ड ऑन द रिप्लाईज लाइक यस और नो, एग्री और डिसएग्री। इस टाइप के जो रिस्पॉन्सेज होंगे उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ये एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है। द रिस्पोंडेंट्स में बी आस्क्ड टू अरेंज द सेवरल ऑप्शंस इन ए क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन इन द ऑर्डर लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। किसी क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चनायर फिल करते हैं या फिर क्वेश्चनायर को डिजाइन करते हैं तो उसमें जो ऑप्शन रखते हैं वो ऑप्शन कुछ इस तरह से रखते हैं कि रिस्पोंडेंट उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप से रैंकिंग करके उसको ऑर्डर में फिट करे। तो इस टाइप के जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में वो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं और वो भी एट्रीब्यूट जनरेट करते हैं। Sometimes a research study seeks information on proportion or the percentage of black persons and white persons in a particular country। किसी कंट्री में ब्लैक पर्सन और व्हाइट पर्सन कितने प्रोपोर्शन में है या कितने परसेंटेज में है ये भी हमें फाइंड करना होता है अपने रिसर्च स्टडी के लिए। तो वहां भी एट्रीब्यूट का ही यूज होता है क्योंकि एट्रीब्यूट को प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपको समझने में हेल्प करेंगे और जो ये टॉपिक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऑफ एट्रीब्यूट, इसके कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन में नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी ये हम देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सारे नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी जब समझ लेंगे तो प्रोपोर्शन के ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थ्योरम्स होंगे, उन सारे थ्योरम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे और मैं जो भी यहाँ पे बताऊंगा वो सारे आपको समझ में आएंगे। लेट n बी द नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स से u1, u2, un। ये आप जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं u1, u2, u3, u4 बहुत सारे हैं। इसके बाद ऑल्सो लेट all these population units be classified into two mutually disjoint and exhaustive classes C1 and C2 respectively with respect to a given attribute। किसी एक एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग जितने भी पॉपुलेशन यूनिट्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं u1, u2, u3 ये सब un मतलब बहुत सारे हैं, उनको दो क्लासेस में आपने डिवाइड कर दिया C1 और C2। अब इसके अंदर में हमने मान लिया कि लेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट्स इन क्लास C1। कोई एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट है जो C1 में मिलता है, उसको हमने A से डिनोट कर दिया। तो A स्टार से किसको डिनोट करेंगे, ऑटोमेटिकली C2 हो जाएगा जो आपको समझ में आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट्स इन क्लास 2 सो दैट A प्लस A स्टार इज इक्वल टू n। ये टोटल पॉपुलेशन साइज को डिनोट करता है। इसके बाद हमने ये नोटेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ऑल्सो लेट P बी द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स पोसेसिंग द गिवन एट्रीब्यूट and Q be the proportion of population units not possessing the given attribute। मीन्स कि
P एक ऐसा टर्म है जो प्रोपोर्शन को डिनोट करता है। कौन सा प्रोपोर्शन? जो क्लास 1 में जो भी यूनिट होंगे उनका क्या प्रोपोर्शन है आउट ऑफ टोटल n। और Q एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो क्लास 2 में फॉल करता है और वो इस पूरे टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रोपोर्शन को कैरी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग P क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई n और Q क्या होगा? A स्टार डिवाइडेड बाई n। तो A स्टार का मतलब क्या होगा? अगर इस पूरे को 1 में से माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 माइनस P हो जाएगा। इसको हम दोनों को इक्वेशन नंबर 11 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 11 हमने इसलिए माना क्योंकि थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 इसको सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे नोट्स में ये 11वां इक्वेशन होगा। आप पीछे की वीडियो जब देखेंगे तो आपको जो भी इक्वेशन डिफाइन किए गए होंगे उसमें लास्ट 10 नंबर इक्वेशन दिया हुआ होगा। नाउ let us consider a sample of size n is drawn from this population with SRSWOR technique। इस पॉपुलेशन में से एक सैंपल स्मॉल n साइज का ड्रॉ किया गया विथ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक से। तो जिस तरह से हमने कैपिटल A डिफाइन किया था उसी तरह से स्मॉल a डिफाइन करेंगे और स्मॉल a स्टार डिफाइन करेंगे, लेकिन वहां पर कैपिटल A में पॉपुलेशन यूनिट था क्योंकि इस पूरे पॉपुलेशन में से ड्रॉ करना था, लेकिन यहाँ पर स्मॉल a जब होगा तो ये सैंपल यूनिट हो जाएगा। बस इतना सा ही अंतर है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। सिमिलरली A स्टार भी ऐसे ही डिफाइन होगा C2 क्लास के लिए। ये दोनों कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि A प्लस A स्टार इज इक्वल टू n होना चाहिए सैंपल साइज। तो जब स्मॉल सैंपल साइज n के इक्वल होगा तो हम इक्वेशन 11 के बेसिस पर फॉलो करेंगे और फॉलो करेंगे तो स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल a डिवाइडेड बाई n हो जाएगा और स्मॉल q इज इक्वल टू स्मॉल a स्टार डिवाइडेड बाई स्मॉल n इज इक्वल टू 1 माइनस a डिवाइडेड बाई स्मॉल n मीन्स स्मॉल a डिवाइडेड बाई स्मॉल n इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल p होगा। और ये जो है इक्वेशन नंबर 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बताया। नाउ इतना चीज हमने डिफाइन कर लिया। लेट yi, ये i गोइंग 1 to n बी द ith यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। इसको हमने फिर से डिफाइन किया। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पर जो डिस्कशन करके बता रहा हूँ आप कॉपी पर नोट करते हुए चाहिए। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे कि yi इज इक्वल टू 1 होगा कब? जब ith पॉपुलेशन यूनिट बिलोंग्स टू द गिवन एट्रीब्यूट। मतलब कि अगर ith पॉपुलेशन क्लास C1 से अगर कोई पॉपुलेशन यूनिट सिलेक्ट होता है तो वो yi कहलाएगा और उसकी वैल्यू होगी 1, अदरवाइज 0। सिमिलरली स्मॉल yi के लिए भी यही हो जाएगा और ith यूनिट इन द सैंपल, ये आप समझ सकते हैं। सो दैट स्मॉल yi इज इक्वल टू ith सैंपल्ड यूनिट बिलोंग्स टू द गिवन एट्रीब्यूट। यहाँ पर पॉपुलेशन यूनिट था और यहाँ पर सैंपल्ड यूनिट हो जाएगा। तो आपने इस तरह से एक मॉडल फिटिंग करते हुए चले गए। नाउ वी है समेशन yi, क्योंकि yi क्या है? 1 डिनोट करता है कब? जब ith पॉपुलेशन यूनिट बिलोंग्स टू द गिवन एट्रीब्यूट। तो समेशन yi क्या होगा? इसमें टोटल जो a है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट्स इन द क्लास C1, मतलब क्लास C1 में जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं ये सभी क्या है? समेशन yi है और ये समेशन yi क्या है? a के इक्वल है। सिमिलरली कैपिटल A स्टार क्या है? ये 1 माइनस a है। तो यहाँ पर समेशन yi इज इक्वल टू a हो जाएगा एंड समेशन स्मॉल yi इज इक्वल टू स्मॉल a हो जाएगा। तो y बार इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन n समेशन yi इज इक्वल टू a अपॉन n, ये p के इक्वल होगा। मतलब जो y बार है वो प्रोपोर्शन के, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल होगा और स्मॉल y बार सैंपल प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 13 हो जाएगा। Similarly, it can be easily verified that summation yi is equal to summation yi square is equal to a is equal to np। यहाँ पर yi और yi square इसलिए सेम होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि yi की वैल्यू 1 होगी जब ith प्रोपोर्शन यूनिट बिलोंग्स टू द गिवन एट्रीब्यूट। तो जब 1 होगी तो yi स्क्वायर की भी वैल्यू कुछ इसी के बराबर होगा। इसीलिए yi स्क्वायर समेशन और समेशन y की वैल्यू दोनों a के बराबर होगा और a आपको पता है कि np के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि समेशन yi डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू y बार होता है और वहां से जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो समेशन yi स्क्वायर इज इक्वल टू np हो जाएगा। सिमिलरली समेशन yi, इसकी वैल्यू भी समेशन yi के
स्क्वायर के इक्वल होगा और ये इक्वल ए होगा और ये वैल्यू किसकी होगी, एनपी के बराबर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में हमने अभी सॉल्व किया है, p इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एन एंड स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल a डिवाइडेड बाई स्मॉल n। सो जब हमें ये सारी चीजें मिल गई तो अब कैपिटल एस स्क्वायर की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 समेशन i गोइंग 1 टू कैपिटल N वाई आई माइनस वाई बार। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने पिछले थ्योरम में इन सब चीजों को देखा है। आप मेरे पिछले लेक्चर को देखेंगे, लेक्चर नंबर 10, 11, इन सब में ये नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी इनको मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो समेशन वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एनपी। अभी आपने यहाँ पर देखा समेशन वाई आई स्क्वायर इक्वल टू एनपी है, आपने एनपी रख दिया और एन वाई बार स्क्वायर, वाई बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है पी, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एनपी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एनपी 1 माइनस पी, तो एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 पी क्यू। ये आपका एस स्क्वायर की वैल्यू होगी वेयर क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। यहाँ पर दिखा हुआ है दैट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 पी क्यू। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 14 रखेंगे। फिर सिमिलरली स्मॉल एस स्क्वायर को भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा ही होगा और आपको मालूम है कि समेशन वाई आई स्क्वायर इसकी वैल्यू आपने एन पी निकाला है और एन वाई बार स्क्वायर, ये एन यहाँ पर बाय मिस्टेक एन पी स्क्वायर हो गया है, ये एक्चुअली में एन और स्मॉल पी का स्क्वायर होगा। तो एन पी जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ये भी कुछ इस तरीके से होगा, एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 पी क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्मॉल पी। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 पी क्यू, इक्वेशन नंबर 15। तो आपने अभी तक ऊपर से क्या क्या देखा, आपने सबसे पहले जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को क्लास 1 और क्लास 2 में डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद ए माना इस क्लास 1 को और क्लास 2 में जितने भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन यूनिट्स हैं उसको ए स्टार माना, इस तरह से कि ए प्लस ए स्टार इज इक्वल टू एन। फिर आपने पी डिफाइन किया और क्यू डिफाइन किया, उसके बेसिस पर पी की वैल्यू आपने ए डिवाइडेड बाई एन ये कैलकुलेट किया, उसी तरह से क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी आ गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 11 मान लिया। उसके बाद आपने क्या किया, सेम जिस तरह से कैपिटल ए कैलकुलेट किया था आपने स्मॉल ए डिफाइन किया और उसको भी कैलकुलेट करके ये लाया a प्लस ए स्टार इज इक्वल टू एन सच दैट p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई n एंड q इज इक्वल टू a स्टार डिवाइडेड बाई n। ये कुछ 1 माइनस p के बराबर हो जाएगा, इसको भी आपने इक्वेशन नंबर 12 मान लिया। फिर yi को इस तरह से डिफाइन किया कि yi इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब ith पॉपुलेशन यूनिट बिलोंग्स टू द गिवन एट्रीब्यूट। सिमिलरली स्मॉल yi को भी आपने डिफाइन कर लिया, ये कुछ इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन यूनिट के लिए ये कैपिटल yi था, ये स्मॉल yi सैंपल यूनिट के लिए रहेगा। जब आपने ये सारा काम कर लिया, इसके बाद समेशन yi इज इक्वल टू आपने डिफाइन किया, a होता है, स्मॉल yi इज इक्वल टू स्मॉल a होता है, y बार कैलकुलेट किया, स्मॉल y बार कैलकुलेट किया, ये कुछ p के बराबर और ये स्मॉल p के बराबर होता है, इसको भी आपने 13 नंबर इक्वेशन दे दिया। सिमिलरली समेशन yi और समेशन yi स्क्वायर ये दोनों सेम हो गया, इसलिए कि yi की वैल्यू 1 थी जब ith यूनिट पॉपुलेशन बिलोंग करता था गिवन क्लास में। तो यहाँ से समेशन yi स्क्वायर की भी वैल्यू आपको मिल गया np और स्मॉल np स्मॉल वाले के लिए मिल गया। आपने यहाँ से पॉपुलेशन मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया जो कि कैपिटल N डिवाइडेड बाई n माइनस 1 pq है, और सैंपल मीन स्क्वायर कैलकुलेट किया जो कि n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 pq है, ये इक्वेशन नंबर 15। अब इन जितने भी हमने ऊपर में कैलकुलेशन किए हैं या नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, उन सारे नोटेशंस को हमने एक टेबल में यहाँ अरेंज कर दिया। अब मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाने चाहिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपको मालूम चल गई, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बचता है थ्योरम को प्रूव करना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको 2 थ्योरम बताया था, उन दोनों थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। इसमें पहला जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8, सैंपल प्रोपोर्शन P is an unbiased estimator of population proportion P, that is expectation of P is equal to capital P। ये आपको प्रूव करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसके रिजल्ट को पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आपको इन दोनों स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए नोट्स प्रिपेयर करना है और आपको आगे बढ़ना है।
वी हैव कैपिटल वाई बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले का अभी आपने यूज किया है ए बटे एन इज इक्वल टू पी, इसको आपने स्टार मान लिया और इस सैंपल वाले को डबल स्टार मान लिया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर का ही नोटेशन आ रहा है रिपीट होके। तो आपको कैपिटल वाई बार का भी वैल्यू मालूम है कि कैपिटल पी के बराबर होगा और स्मॉल वाई बार का भी वैल्यू पता है कि ये स्मॉल पी होगा। नाउ वी नो दैट in simple random sampling the sample mean provides an unbiased estimator of population mean y bar। expectation of y bar is equal to capital Y bar, ये होता है जो आपने पहले के थ्योरम में पढ़ा हुआ है, इसके पहले के वीडियोस में, कि सैंपल मीन y bar is an unbiased estimator of population mean y bar। तो स्मॉल y bar की वैल्यू क्या थी, ये स्मॉल p और कैपिटल Y bar कैपिटल P, देन यहां से आपका ये वैल्यू प्रूफ हो जाता है और ये आप समझ जाते हैं कि सैंपल प्रोपोर्शन इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। दस फ्रॉम ये फर्स्ट स्टार एंड सेकेंड स्टार, ये दोनों जो इक्वेशंस यहाँ पर हैं, इन दोनों के बेसिस पर आप ये समझ जाते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ P इज इक्वल टू कैपिटल P, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें एक कोरोलरी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ P इज इक्वल टू कैपिटल P, ये हो जाता है। तो अगर हम दोनों में कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये कैपिटल NP होने के बाद ये क्या हो जाएगा, A। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल N इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू A, हेंस NP प्रोवाइड्स एन अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ A एंड वी मे टेक A कैप इज इक्वल टू कैपिटल NP। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आगे यूज होगा, आपको ये नोट करना चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना चाहिए। नाउ थ्योरम नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये समझना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और भरसक इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन कि आपसे वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसके रिजल्ट को पूछा जाए। तो आप ये देख सकते हैं, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वेरिएंस ऑफ P टू कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1 इंटू PQ डिवाइडेड बाई स्मॉल n वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। इसको तो आपको एक इंपॉर्टेंट तरीके से नोट बना करके लिख लेना चाहिए कि ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, कि सैंपल प्रोपोर्शन का वेरिएंस इसके इक्वल होता है। और दूसरा जो रिजल्ट है वो ये है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस ऑफ P इज, मतलब जो वेरिएंस ऑफ P ये जो निकल के आया, इसका जब अनबाइज्ड एस्टिमेट लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो आपका कुछ ये आएगा, वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैपिटल N माइनस N डिवाइडेड बाई N इंटू PQ डिवाइडेड बाई N माइनस 1। अब इसके प्रूफ को देखते हैं और सबसे पहले हम इस थ्योरम नंबर 9 के फर्स्ट नंबर पॉइंट को देखेंगे। तो बिल्कुल इजी प्रूफ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वी हैव, यहाँ पर आपको थ्योरम नंबर 5 मिल जाएगा। थ्योरम नंबर 5 आपने अगर कॉपी पर नोट करके लिखा होगा तो आप उसको पलट कर देख सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे पीछे के वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगा कि थ्योरम नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। वेरिएंस ऑफ P इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Y बार। आपको मालूम है कि Y बार जो स्मॉल y बार है वो P के बराबर है तो होता है, तो वेरिएंस ऑफ P इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Y बार, और वेरिएंस ऑफ Y बार की वैल्यू होती है कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई n इंटू n s स्क्वायर। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में वेरिएंस ऑफ Y बार की वैल्यू होती है। अब चूंकि वेरिएंस ऑफ P आपको कैलकुलेट करना है और वेरिएंस ऑफ P वेरिएंस ऑफ Y बार के इक्वल होता है, और वेरिएंस ऑफ Y बार जो है आपने पहले ही पढ़ा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये होता है। अब s स्क्वायर, इसका वैल्यू आपने ऊपर में कैलकुलेट किया हुआ है या आपको टेबल में भी मालूम है कि दिया हुआ है, आप एक बार टेबल देख सकते हैं कि s स्क्वायर की वैल्यू क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं s स्क्वायर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू P इंटू Q है। तो आपको रिजल्ट याद रखना है और वेरिएंस ऑफ Y बार के जगह पर आपने जब ये फॉर्मूला लिखा तो ये टर्म तो इसी तरह से आ जाएगा, लेकिन s स्क्वायर की जगह पर ये पूरा टर्म आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, n माइनस n यहाँ पर बचा है और n माइनस 1 ये बचा है, और ये वाला n यहाँ पर आप लिख दीजिए अरेंज करके, ये वेरिएंस ऑफ P हो जाएगा, वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ये आपका प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करने के लिए दिया गया था वेरिएंस ऑफ P। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएंस ऑफ P इज इक्वल टू, प्रूव करने के लिए कहा गया है कैपिटल N माइनस स्मॉल n कैपिटल N माइनस 1 इंटू PQ डिवाइडेड बाई n। बिल्कुल इजी है,
समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस ऑफ पी ये कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और आप ये नोट कर सकते हैं, यही आपको कैलकुलेट करके लाना है। तो देखते हैं, सिंस वेरिएंस ऑफ पी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार, ये आपने ऊपर में भी देखा, ये हमने इसी के बेसिस पर वेरिएंस ऑफ वाई बार की वैल्यू निकाला अभी हमने। नाउ वी नो दैट in simple random sampling without replacement, an unbiased estimator of variance of y bar is, उस केस में variance of y bar का unbiased estimator ये कुछ स्मॉल s से रिप्लेस हो जाता है, जो कैपिटल S स्क्वायर है ये स्मॉल s स्क्वायर से रिप्लेस हो गया। तो वेरिएंस ऑफ y बार इसका कैप इज इक्वल टू n माइनस n बटे में n इंटू n स्मॉल s स्क्वायर, ये हो गया। ऑल्सो वी नो दैट चूंकि जब ये कैप से रिप्लेस होगा तो वेरिएंस ऑफ p इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y बार होगा कैप के साथ में। तो अब आपका काम आसान हो गया और आप इतने स्टेप से समझ चुके होंगे कि अब इसके बाद वेरिएंस ऑफ y बार ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखने के बाद में स्मॉल s स्क्वायर का एस्टिमेट रखेंगे और उसके साथ जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे और जो फाइनल आएगा वो वेरिएंस ऑफ p कैप का वैल्यू आएगा, वो जो हमें प्रूव करके निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएंस ऑफ p बार इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y बार के कैप से ये रिप्लेस हो गया, s स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू n माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 pq। ये स्मॉल s स्क्वायर की वैल्यू होती है, कैंसिल हो जाएगा n से n और आपका बच जाएगा n माइनस n डिवाइडेड बाई ये n, ये वाला कैंसिल नहीं हुआ है, ये n बच जाएगा और pq डिवाइडेड बाई n माइनस 1। यही आपको प्रूव करना था। ये सैंपल प्रोपोर्शन के वेरिएंस का एस्टीमेट है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में अगर हमारा केस सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट का हो तो उस केस में भी सैंपल प्रोपोर्शन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये होता है दोनों केस में। जिस तरह से सैंपल मीन वाई बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वाई बार ये होता था दोनों सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। सिमिलरली SRSWR और SRSWOR इन दोनों केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ P इज इक्वल टू T होता है, आपको ये याद रखना है। और वेरिएंस ऑफ P किसमें, SRSWR में PQ डिवाइडेड बाई N होता है, वेयर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। एंड इसके एस्टिमेट जो वेरिएंस ऑफ P है इसका एस्टिमेट ये होता है PQ डिवाइडेड बाई N माइनस 1। ये जो N है इसमें से एक कम हो जाएगा। नाउ वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ A कैप, अभी आपने A कैप की वैल्यू निकाला NP के बराबर होता है। इस A कैप का वेरिएंस हमने निकालने के लिए क्या करना होगा, वेरिएंस ऑफ A कैप इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ NP। आपको मालूम है कि वेरिएंस ऑफ CX जब हम देखते हैं तो C क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर निकल जाता है, C स्क्वायर वेरिएंस ऑफ X हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर N क्या है, कांस्टेंट, तो ये N निकल करके N स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ P बच जाएगा। तो N स्क्वायर ये हो गया और वेरिएंस ऑफ P आपने ऊपर में कैलकुलेट किया हुआ है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में फ्रॉम थ्योरम 9, आप यहाँ पर देख सकते हैं। N स्क्वायर N माइनस N डिवाइडेड बाई N माइनस 1 PQ डिवाइडेड बाई स्मॉल n, ये कुछ अरेंज होकर के ये आ जाएगा, मीन्स कि जो A है A के एस्टिमेट का वेरिएंस कुछ ये होगा। ये बिल्कुल इजी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क के अंडर में है। फिर थर्ड नंबर रिमार्क है और मोस्ट प्रोबेबली ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस ऑफ A कैप। जिस तरह से वेरिएंस ऑफ A कैप मतलब इस A के एस्टिमेट का वेरिएंस था, इसी तरह से इस वेरिएंस का भी एस्टिमेट ये होता है। वेरिएंस ऑफ A कैप इसका एस्टिमेट इज इक्वल टू n माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 PQ। कैसे होगा, जिस तरह से स्मॉल s स्क्वायर कैपिटल S स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, मतलब कि सैंपल मीन स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया और स्मॉल s स्क्वायर की वैल्यू कुछ ये होती है और कैपिटल S स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। तो हमने दोनों को अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद में हमें लाना क्या है, वेरिएंस ऑफ A कैप का एस्टिमेट ये प्रूव करके लाना है और हमारे पास PQ डिवाइडेड बाई N माइनस 1 है। तो सिंपली हम इस पूरे क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास n-1 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, n-1 और कैपिटल N-1, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल N इंटू N-1
ये कैपिटल N इंटू N माइनस 1 ये रखेंगे, और चूंकि इस एक्सपेक्टेशन के साथ स्मॉल n भी लगा हुआ है, इसलिए स्मॉल n को यहाँ से हटाना होगा, चूंकि कैपिटल N इंटू N माइनस n ये तो है ही है, लेकिन इस पी क्यू के साथ में स्मॉल n नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ में n लगा हुआ है। तो इस n को भी कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इस पूरे क्वांटिटी के साथ में इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला n इस n से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ n माइनस n डिवाइडेड बाई स्मॉल n माइनस 1 पी क्यू इज इक्वल टू ये वाला n इस n के साथ मल्टीप्लाई होकर के n स्क्वायर इंटू n माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और ये पी क्यू डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, और ये पूरा वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ ए कैप। तो इसको फ्रेश तरीके से यहाँ लिखा गया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल ये क्वांटिटी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए कैप, हेंस वेरिएंस ऑफ ए कैप इसका एस्टिमेट इज इक्वल टू n माइनस n-1 पी क्यू। मतलब इसका अगर एस्टिमेट कर दे तो ये n माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू पी क्यू ये होगा। दिस इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए कैप। तो आज के इस वीडियो में आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऑफ एट्रीब्यूट ये देखा, उसके नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी को समझा, उसके ऊपर बेस्ड थ्योरम को देखा, और थ्योरम में जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ किया उन रिजल्ट को भी आपने समझा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, और आपने पेन पेपर के साथ में जब बैठे होंगे तो सारे मटेरियल को नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ चुके होंगे। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे समझ में आया, मेरे समझाने का तरीका क्या है, मैं इसमें कुछ और तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, या मेरे प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, ये बताने वाले आप लोग ही होते हैं। उसके हिसाब से मैं कंटेंट को तैयार करता हूँ और यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। आपको बस मेरी हेल्प ये करनी है कि वीडियो को लाइक करना है, उस पर कमेंट करना है, जितना हो सके शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसको सबसे पहले समझ जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, और वीडियो के अच्छे कंटेंट के साथ जो आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अपने इस सेक्शन के नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।